अगला टॉपिक है फीडबैक रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे एक ना कैपेसिटेंस एज्यूम कर लेंगे, एक जेफीटी है या मॉसफेट जैसे जो ट्रांजिस्टर होते हैं, उसमें क्या होता है ना कि अगर हम देखें तो बीच में कैपेसिटेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है, जंक्शंस के बीच में। तो ये वाला इमेजनरी कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं, ये वाला इमेजनरी कैपेसिटेंस है, ये इसको बोल देते हैं सी। गेट पहले आया, गेट और ड्रेन के बीच में, गेट और ड्रेन, सी जी डी बोल देते हैं इसको। यहाँ सी जी डी लगा हुआ है और इस साइड लगा देते हैं सी, ऐसे यहाँ पे इसका इमेजिनरी कैपेसिटेंस सी जी एस, ठीक है, सी जी एस। अब या अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे मिलर थ्योरम वाले फिगर से मैच कर रहा है। ये एम्पलीफायर है और उसके ऊपर ये जेड लगा हुआ है, जेड को हम कैपेसिटर मान लेते हैं यहाँ पे। तो इसको एक कैपेसिटर और ये एम्पलीफायर, तो हम इसे तोड़ सकते हैं ना मिलर थ्योरम में, यहाँ पे मिलर थ्योरम लग सकती है बड़े आराम से। तो ये जो फिगर अब बन जाएगा, नया फिगर अब हम इसे अगर बनाएं तो ये हमारा वी इनपुट ऐसे का ऐसे ही लगा हुआ है, आर एस रेजिस्टेंस आर एस ऐसे ही है, सी इन कैपेसिटर ये सी वन कैपेसिटर ऐसे ही है, आर जी रजिस्टेंस आर जी है। और एक गजब की बात ये होती है, जो जे होता है इसका इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनाइट होता है। ये सी जी एस ग्राउंड पे लगा है, यहाँ से आया, और ये वाला कैपेसिटर सी जी एस ग्राउंड की तरफ लगा हुआ है। अब इस, ठीक है, और ये बीच में ट्रांजिस्टर ऐसे लगा है, तो चलो अभी यहाँ सी मिलर लगा देते हैं, सी वन ऐसे अपना सी मिलर, और यही चलो साफ साफ नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं फिगर। अगर तो जो सी जी एस था उसको हमने दो भागों में तोड़ा, एक ये इनपुट साइड पे मिलर और आउटपुट साइड पे मिलर, और ये जो यहीं रख लेते हैं ये वाला फिगर तो अच्छा रहेगा। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये आर एस ही रहा, ठीक, ये आर जी ही रहा। ये वाला जो कैपेसिटर था सी जी एस ये हो गया। अब ये जो सी जी डी था इसको हमने दो भागों में तोड़ा है, सी इन मिलर और सी आउट मिलर। तो सी जी डी को तोड़ना है हमको मिलर में, तो सी मिलर, सी इनपुट मिलर क्या होगा, इनपुट साइड पे जो मिलर आता है वो आ जाता है सी जी डी ए वी प्लस वन आता है, ठीक। और सी आउटपुट मिलर जो आता है, ये मिलर कैपेसिटर जो लगा हुआ है यहाँ पर उसको सॉल्व कर रहे हैं, ये आ जाता है सी जी डी ए अपॉन ए प्लस, ये आ जाता है ए प्लस वन अपॉन ए, ठीक। तो ये दोनों टूट गया। अब ये ये आर डी पैरेलल आर एल दिख रहा है ना, आर डी ये वाला रेजिस्टेंस, वी सी सी को हमने ग्राउंड एज्यूम किया एनालिसिस करते समय, तो ये आर डी भी यहाँ आ गया। और फिर आर डी जब यहाँ ऐसे आके लगेगा, ऐसे आर डी वाला रेजिस्टेंस, तो आर डी हमें आर एल के पैरेलल दिखता है, इस वजह से ये ऐसे हुआ, ठीक। अब इनपुट साइड पे अगर हम देखें और इसको अगर हम मॉडल बनाएं, तो इनपुट साइड पे ना इम्पीडेंस क्या होता है, इन्फिनाइट होता है किसी भी मॉसफेट का। तो इसका इनपुट और आउटपुट नेटवर्क बनाते हैं। जब इसका मॉडल बनाएंगे ना, पाई मॉडल, तो क्या होगा, इस ट्रांजिस्टर को ना जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इनपुट साइड पे कुछ ऐसे होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो यहाँ इनपुट इम्पीडेंस होता था ना, ये इन्फिनाइट होता है, तो ये ओपन सर्किट दिखाना होता है। आउटपुट साइड पे हमें इस बार क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलता है, क्योंकि ये वोल्टेज एम्पलीफायर है ना कि करंट। और यहाँ पर एक इसका आउटपुट इम्पीडेंस होता है जो कि बहुत कम होता है, आउटपुट इम्पीडेंस जो बहुत हाई होता है, सॉरी, इनपुट भी हाई आउटपुट भी इम्पीडेंस यूज नहीं होता है। तो ये ऐसा कुछ हमें दिखेगा। तो इनपुट साइड का नेटवर्क अगर हम बात करें तो यहाँ से तोड़ करके सॉल्व कर लेंगे इतना, और आउटपुट के लिए ये जब तोड़ेंगे तो यहाँ एक
वोल्टेज मान लेंगे यहाँ पे वी आउटपुट वोल्टेज, और फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे आउटपुट नेटवर्क फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए। एक चीज़ और, ये जो CGD का जो डेटा दिया है ना, ये ऐसे नहीं दिया होता है जनरली बुक में। ये डेटा सीट का मेथड है। डेटा सीट का मेथड ये है, जो हमें दो डेटा दिया जाएगा, एक CRSS दिया होगा और CISS दिया। तो जो CGD है ये होगा CRSS माइनस CGD CRSS होगा, ठीक। और CGS होगा CISS माइनस CRSS, ये हमें याद रखना होता है। अब इनपुट साइड का RC नेटवर्क सॉल्व करके उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बनाते हैं, ठीक। इनपुट साइड पे हमको एक वोल्टेज सोर्स दिख रहा है VS, फिर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है RS, ठीक। फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ दिख रहा है जिसका नाम C1 बोल देते हैं, ठीक। यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, ऐसे ही है, ठीक। ये ऐसे है। फिर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जिसका नाम RD है, RGD है, क्या है, RG है, ठीक। उसके बाद क्या लगा हुआ है, उसके बाद मिलर कैपेसिटर लगा हुआ है और एक CG गेट टू सोर्स लगा हुआ है, गेट टू ड्रेन एक और कैपेसिटर ये वाला लगा हुआ है, CGS, ठीक है। यहाँ CGS लगा हुआ है और एक मिलर वाला कैपेसिटर लगा हुआ है Cin मिलर। तो अगर हम इसका वो लिखें, फ्रीक्वेंसी बनाएं, ये सारा अगर हम इक्विवेलेंट मॉडल में कन्वर्ट कर लें, RG RS ये सब सॉल्व कर लें, तो RG एक बहुत ही हायर वैल्यू है अगर, और RS बहुत कम है RG से। अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, RG पैरेलल में लगा और हायर वैल्यू है, तो हम इसे ओपन सर्किट ले सकते हैं। और अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड करना चाहे तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्ड इनपुट साइड की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, इनपुट साइड की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कोई भी इसको लिख सकता है 1/2 पाई R टोटल C टोटल, जो कि आ जाएगा। अब यहाँ मैं अप्रॉक्सीमेट कर ले रहा हूँ आसान करने के लिए, 2 पाई RS, और कैपेसिटर हमारा टोटल हो जाएगा CGS प्लस Cin मिलर, CGS प्लस Cin मिलर। कैपेसिटर जब पैरेलल में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, ठीक। तो टोटल कैपेसिटर हो गया। और थीटा क्या आएगा, अगेन tan इनवर्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाई R, ठीक। अब सिमिलरली यही चीज़ आउटपुट के लिए सॉल्व करते हैं। आउटपुट साइड पे आउटपुट पे एक आउटपुट वोल्टेज होता है VO, ठीक। यहाँ पे RD पैरेलल RL दिख रहा है, इसको ऐसे ही लाके बना दो RD पैरेलल RL, या चाहे अलग अलग लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक C आउट मिलर लगा हुआ है ये, ठीक। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं अगर ये करंट सोर्स हो तो। अगेन अगर ये करंट सोर्स है, आउटपुट पे अगर नॉर्मल BJT की तरह ही अगर हम इसे सोच के करें तो इसे हम बोल देंगे यहाँ पर एक करंट सोर्स हो गया है, ठीक है। ये GM-V पाई मॉडल लगाते हैं अगर, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आउटपुट का रेजिस्टेंस है, ऐसे आउटपुट का कैपेसिटर है ये वाला C आउट, ठीक है। मिलर ही है कि यहाँ एक ही कैपेसिटर है, और यहाँ RD लगा हुआ है, RL लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये मल्टीप्लाई होके एक वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। करंट सोर्स नॉर्टन थ्योरम लगाएंगे, करंट सोर्स रेजिस्टेंस सारे पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक। सारे रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे पैरेलल से। तो इस केस में हमको क्या मिल रहा है, अभी थीटा की हम बात ही नहीं करेंगे। अरे ये क्या हो गया,
ये थीटा क्यों ऐसे हुआ है हमको नहीं पता, इसलिए ये यहीं तक बताऊंगा मैं। हाई फ्रीक्वेंसी पाई मॉडल, या फिर इसी को हम बोलते हैं गिया-क्लोटो मॉडल, गिया या जो भी बोल लो, जिया-क्लोटो मॉडल, कुछ ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। हाइब्रिड पाई मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर। इसमें जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है अपना, ये इस पे ये जो हम जंक्शंस लगाते हैं ना, इसकी वजह से यहाँ कुछ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस। तो यहाँ बेस पे भी एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ जैसे अगर मैं ऐसे बात करूँ, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये एमिटर हो गया। तो एमिटर स्प्रेडिंग, यहाँ बीच में बेस स्प्रेडिंग, और यहाँ पे कलेक्टर स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस, ठीक। तो अगर मैं इसे एक बढ़िया सा रिप्रेजेंटेशन करूँ इसका, और बीच बीच में ना जंक्शन के बीच में कैपेसिटेंस भी जनरेट हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक कॉमन एमिटर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, या मान लो ऊपर मैं यहाँ लिखता हूँ बेस है, यहाँ लिखता हूँ कलेक्टर, और नीचे मैं मान लेता हूँ ये एमिटर वाला पार्ट है, ठीक। तो बेस के बीच में मैं एज्यूम कर रहा हूँ ना एक बी डैश, इसको बेस वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है, सिग्निफिकेंट होता है, इसे हमें कंसीडर करना पड़ जाता है। बेस के बीच में स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्लेट्स की जो एरिया है ना, जो ये इसकी एरिया कम है और इसकी एरिया ज़्यादा है, इसकी एरिया ज़्यादा है, तो हमें मिलता क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ बेस जो है एरिया कम होने की वजह से, यानी रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल बाई ए होता है रेजिस्टेंस। तो एरिया इसकी कम है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है ना, तो बेस का एरिया कम है तो बेस का रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम बी डैश लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। तो इसके बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा इसका नाम होगा आर बी डैश। फिर बी डैश और एमीटर के बीच में एक रेजिस्टेंस एज्यूम करेंगे ऐसे, इसका नाम रखेंगे आर बी डैश ई, ठीक। फिर ऐसे ही बेस और कलेक्टर के बीच में वर्चुअली यहाँ एक कैपेसिटेंस भी डिप्लीशन रीजन जनरेट हो जाएगा, तो चार्जेस सेपरेटेड होंगे, तो हमें कुछ कैपेसिटेंस भी दिखेगा यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे सी बी डैश ई, ठीक है। ये हो गया एक कैपेसिटेंस हो गया। फिर आउटपुट साइड में भी इसमें एक रेजिस्टेंस दिखेगा आर, और किसके किसके बीच में, सी कलेक्टर और एमिटर के बीच में भी हमको एक रेजिस्टेंस दिखेगा, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस। या यहाँ से यहाँ अगर हम दिखाना चाहें तो एक रेजिस्टेंस ये लिख देंगे, जो कि ये थोड़ा लार्ज होता है, इसको हम बोल देंगे आर सी ई, ठीक है। फिर बेस और कैपेसिटर, बेस और कलेक्टर के बीच में भी यहाँ इस जंक्शन के बीच में भी एक रेजिस्टेंस दिखेगा, तो इसका भी हम नाम रख देते हैं ऐसे ऐसे, ये वाला रेजिस्टेंस, इसका नाम हो गया आर बी डैश सी, ठीक। अब ये सारे हमने नेमिंग कर ली, और ट्रांजिस्टर के अंदर में अगर हम दिखाना चाहें तो इसी का एक मॉडल और बढ़िया से हम बना सकते हैं। इसको हमने बोला बेस, बेस से एक बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस आर बी बी डैश, उसके बाद ये बोला वर्चुअल बेस का नोड मान लिया, वर्चुअली बेस हमारा यहाँ पे है, और बीच में जो हमने वायर्स के थ्रू इस जंक्शन को कनेक्ट किया था वो ये वायर हो गया। अब मान लिए अब मॉडल थोड़ा बेटर हो जाएगा ऐसे। फिर ये जो कलेक्टर और बेस के बीच में रेजिस्टेंस है इसको आर बी डैश सी बोल देंगे, क्योंकि बी डैश जंक्शन से सी डैश तक की दूरी पे है। फिर आर बी डैश ई बोल देंगे, और इसको एक बॉक्स में ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक। तो ये वर्चुअल रेजिस्टेंसेस हैं जो इसके अंदर में हमने लिखे हैं, ठीक। ये जो बी डैश से जो रिलेटेड हैं वो वर्चुअल हैं, हमने एज्यूम किया है। रेजिस्टेंस का नाम कैसे रखेंगे? अब अगर हम
आर कॉमन एमिटर सर्किट बनाते हैं, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर बनाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, बेस एमिटर जंक्शन इधर वाला क्या होगा, ये होगा फॉरवर्ड बायस में और ये होगा रिवर्स बायस में। तो इधर वाले जो भी पैरामीटर्स बोलेंगे इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस पैरामीटर, और उधर वाले को बोलेंगे रिवर्स बायस पैरामीटर। ठीक, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस किसको कहेंगे हम, ये हम कहेंगे जिसको बोलते हैं हम ये वाला RB', इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, और इसी को हम कई केसेस में R पाई भी बोलते हैं इसी को। ठीक, तो इसको बोलते हैं R पाई या RB', या इसी को R पाई बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती बीटा बाई GM। ठीक, इसी बीटा को ही कई बार हम फॉरवर्ड करंट गेन HFE बोलते हैं, HFE बाई GM भी बोलते हैं। ठीक, और GM क्या होता है, GM होता है डेल IC कलेक्टर करंट अपॉन डेल VB। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है IC अपॉन VT। ठीक, IC अपॉन VT। और अगर जो हमारा IC है ये अगर हम जनरल केस के लिए लेते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे जनरली या सॉल्व वगैरह करके HFE की वैल्यू, जो बीटा की वैल्यू होती है वो होती है 50। ये जो बीटा है, बीटा की वैल्यू 50 होती है अगर नॉर्मल ले लेते हैं जनरली करंट गेन। और जो हमारा GM है, GM भी हमारा 1.3 एम्पियर जो कलेक्टर का जनरली वोल्ट करंट एक ऐसे जनरल ले लेते हैं, और नीचे ये जो VT की वैल्यू है ना 26 मिली वोल्ट ले लेते हैं, तो ये लगभग आ जाता है 50 मिली एम्पियर पर वोल्ट। और इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो आर पाई की जो वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 50/50 मिली पर वोल्ट, ऐसे 50/50 मिली, तो ये लगभग आ जाता है 1 किलो ओम के करीब। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटेंस की, CB', C इस CB', कैपेसिटेंस, कौन सा कैपेसिटेंस, ये और ये